नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1, 2 तक। ठीक है। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ का डे वाइज रिवीजन हम लोग करेंगे। डे वाइज रिवीजन क्लास नंबर 22, 22वीं क्लास ये होगी। आरओ प्रीलिम्स के लिए हम लोग करा रहे हैं। हिंदी का जीएस का रिवीजन और रीजनिंग का भी लगातार चल रहा है। कुछ क्वेश्चन हमने पूछे थे, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिया है, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पर। क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कौन सा सही सुमेलित है, इसमें करेक्टली मैच्ड है, तो इसमें मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम माउंटेन नहीं है। सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम अगर आपसे पूछे तो आंसर हो जाएगा महासागर या फिर ओशंस। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है ये बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पर बायोटिक दिया हुआ तो रॉन्ग हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं सही सुमेलित। रेनफॉल नहीं होगा। एसिड रेन अगर ये होता तो उससे ये कहीं ना कहीं मैच हो जाता। ठीक, एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया नहीं है। ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम ये यहाँ पर सही सुमेलित है, सी यहाँ पे सही है। प्रोडक्शन एट ऑटोट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सही है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द होस्ट लेवल, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंज्यूमर लेवल प्रोडक्शन, ये सही है। सी 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। इसके बाद ये तो हम कर ही चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है हमको बताना है। सेना के सभी सिपाहियों को मनसब आवंटित किया जाता था, ये गलत है। सबको नहीं किया जाता था। जिसको मनसबदारी मिलती थी उसके लिए स्पेशल एक प्रक्रिया होती थी जिसको तजवीज़ कहा जाता था। तजवीज़ के माध्यम से मनसबदारी दी जाती थी। सभी सैनिकों को मनसबदार नहीं बनाया जाता था। जितने भी मनसबदार होते थे वो सैनिक काम करते थे, सैन्य काम या सैन्य जिम्मेदारियां उनको मिलते थे, लेकिन सभी सैनिक मनसबदार थे, ये गलत है।
सभी सैनिक मनसबदार नहीं थे, लेकिन हर मनसबदार सैनिक काम जरूर करते थे, ये आप कह सकते हैं। ठीक। एंसेस्ट्री के आधार पर दिए जाते थे, बिल्कुल गलत है। मेरिट के आधार पर दिया जाता था मनसबदार का पद, ये ध्यान रखना है। मनसबदार जो है हेरिडेटरी एंसेस्ट्री के आधार पर नहीं मिलती थी, मेरिट के आधार पर मिलती थी। मनसबदारों को पद मनसबदारों के पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक पदनाम द्वारा सूचित किया जाता था, ये करेक्ट है। मनसबदारों को कभी भी नगद भुगतान नहीं किया जाता था, ये रॉन्ग है। मनसबदार को नगद भुगतान किया जाता था। ठीक। नगद भुगतान भी किया जाता था और जो है भूमि के माध्यम से भुगतान किया जाता था मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हेडक्वार्टर ऑफ हाईकार डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये कहाँ पे स्थित है? भरतपुर राजस्थान ये स्थित है। बी यहाँ पे सही हो जाएगा, हमारा आंसर इस पे सही हो जाएगा बी। मौर्य वंश के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। वैसे तो इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक होता है आरओ का, सबसे कठिन जटिल टॉपिक्स में से एक इतिहास का है। सारी चीज़ें आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, आप चाहे 75 बुक पढ़ ले जाएं, आप कुछ क्वेश्चन आरओ के हिस्ट्री वाले कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे जो एक्सपेक्टेड प्रोबेबल एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसी को करेंगे। मौर्य वंश इस बार के लिए जरूरी लग रहा है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। मतलब आप हमारे साथ देखेंगे। मौर्य वंश के जो सम्राट हैं, पहले उनकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड यूपीपीएससी में देखने को मिल रहा है कि किसी भी वंश से 4 शासक उठा लेते हैं, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को कह देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक मौर्य वंश के, बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, फिर संप्राति, शालीशुल्क, देववर्मन, शातधन्वन, शतधन्वन और बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य डायनेस्टी का। तो इनको एटलीस्ट आप लोग क्रम से ध्यान रखिएगा कि देववर्मन के बाद शतधन्वन आएंगे, फिर बृहद्रथ आएंगे। जो लेस नोन शासक है उन्हीं के बारे में यूपीपीएससी पूछेगा। शालीशुल्क, देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ को अगर दे दें आपको ऑप्शन में, तो आपको अगर पता है कि बृहद्रथ सबसे आखिरी में आएंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो सकता है। तो मौर्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम लोग देखना शुरू कर लेते हैं। बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासनकाल महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, इसमें बहुत पीछे नहीं जाएंगे, चंद्रगुप्त, चाणक्य और कैसे जो है स्थापना होती है, फैक्चुअल बातें करेंगे यहाँ पर। जैसे बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, 2024 में भी पूछा गया था। अशोक के धम्म के बारे में, धम्म महामात्र के बारे में, ठीक है, और राहुलोवाद सूक्त के बारे में जो है कह सकते हैं। अशोक का शासनकाल 265 से 238 ईसा पूर्व का है, या लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व के करीब उसने विशाल साम्राज्य में कलिंग को जोड़ा था। अशोक का अंतिम विजित क्षेत्र कलिंग था, बाकी एक बड़े भारत भूमि के हिस्से पर अशोक का शासन स्थापित हो चुका था। कलिंग क्षेत्र की विजय काफ़ी क्रूर साबित हुई थी, कई सारे लोग मारे गए थे। अशोक का हृदय परिवर्तन यहाँ पर हुआ था। अशोक ने 261 बीसी में कलिंग का युद्ध किया था और करीब 3 वर्ष बाद बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। 3 वर्ष बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था कलिंग का युद्ध जीतने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मारकाट हुई थी कलिंग का भीषण युद्ध में, उसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ऐसा कहते हैं। 3 वर्ष बाद हालांकि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को धारण किया। एक बार एग्जाम में आ चुका सीडीएस पेपर में, क्या कलिंग के युद्ध के तुरंत बाद अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया? नहीं, करीब 3 वर्ष बाद अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया था। ठीक, बौद्ध धर्म को अपना लिया और धम्म को राज्य की विचारधारा के रूप में स्टैब्लिश किया। जो धम्म है इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सोचते हैं कि धम्म जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक रिलीजियस कोनोटेशन है, जबकि ये गलत है। धम्म जो है अशोक ने इसको मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरीके से कहा था, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में अशोक ने इसका प्रचार प्रसार किया था। इसमें कुछ सेक्युलर बातें थी और जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बातें थी। धम्म कह सकते हैं उस समय के जितने भी मत रहे होंगे, विचार रहे होंगे, उनका एक कह सकते हैं मोरल कोड बनाया था अशोक ने। सारे धर्म की अच्छी बातों को लेकर के एक मोरल कोड बनाया था, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट अशोक ने उस समय, और इसको लागू किया था, इसका प्रचार प्रसार किया था। धम्म कोई धर्म नहीं था एक्चुअली। धम्म क्या था? सभी उस समय की प्रचलित विचारधाराओं की अच्छी बातों का समावेश था, जिसको अशोक ने पालन करने के लिए अपने पब्लिक को कहा था। राज की विचारधारा को भी धम्म के रूप में स्थापित किया गया था अशोक के समय में। अशोक की मृत्यु के बाद आक्रमण, दक्षिण राजकुमारों के दल बदल और सिंहासनारोहण को लेकर झगड़े के कारण साम्राज्य का संकुचन हुआ था। ठीक है, तो अशोक की मृत्यु के बाद जो है ये मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली साम्राज्य था, विघटित क्यों हुआ? उसका क्या कारण है? दक्षिणी राजकुमारों के दल बदल, सिंहासनारोहण को लेकर अशोक के कह सकते हैं सक्सेसर्स के बीच हुए झगड़े, कई बार इकोनॉमिक पॉलिसीज जो अशोक की रही थी उसको भी कारण बना है कुछ ऑथर्स ने। ठीक है, अंतिम शासक बृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व में 185 बीसी करीब मार डाला गया था। उसके सेनापति पुष्यमित्र ने और शुंग वंश की स्थापना की थी, जिसने 100 वर्ष तक जो है मध्य भारत पर शासन किया था। अब ये हरियाणा पीसीएस में ये दो क्वेश्चन आए थे मौर्य साम्राज्य से, ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अशोक के धम्म के बारे में है। इसमें कहा गया है कि अभिकथन मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद शुरू हो गया था, ये सही है। मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, अशोक के बाद के सक्सेसर्स मजबूत नहीं रहे थे।
इसका कारण दिया हुआ अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। ये गलत है। धम्म विजय में सेना को विघटित करना शामिल नहीं था। ठीक है, धम्म विजय में ये नहीं था कि अपनी सेना बिल्कुल ही विघटित कर दी थी उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं किया था। सी यहाँ पे सही है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऐसे क्वेश्चन आर में आ सकते हैं। एक ये अशोका की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में अर्थशास्त्र से सवाल है कि अर्थशास्त्र सरकार और अर्थव्यवस्था शोध प्रबंध है जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौटिल्य को जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या फिर कौटिल्य हैं, ये सही है। इसके बाद इस पर कहा गया है कि ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में भू संपदा का आधिपत्य था। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी थी प्रिडोमिनेंटली अग्रेरियन थी। मौर्य साम्राज्य में सही है, लैंड रेवेन्यू जो है मोस्ट एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। कौटिल्य ने ये कहा है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन के बारे में और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा की है और राजा के समक्ष जमीन के रूपांतरण को प्रस्तुत किया जाता था। इसका कहने का मतलब है कि मॉडिफिकेशंस इन लैंड टैक्स अपीयर टू बी द डायरेक्ट कंसर्न ऑफ किंग, कि शासक जो है लैंड टैक्स में परिवर्तन आदि करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हुआ करता था मौर्य काल में। तो ये सही है। ठीक है, ए और मतलब ये पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है, ये ध्यान रखिएगा। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि जो लैंड रेवेन्यू में परिवर्तन किया जाता था, लैंड टैक्स में परिवर्तन किया जाता था, लैंड टैक्स की दर में, वो डायरेक्टली कौन करता था? शासक करता था। इसके बाद धम्म के बारे में सवाल है कि धम्म शब्द संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म शब्द संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, ये इसमें कहा गया है। तो ये गलत है क्योंकि धम्म शब्द जो है ये पाली भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, पाली ओरिजिन का वर्ड है धम्म, ये ध्यान रखना है। और सार्वजनिक नियम या धर्म परायणता या सामाजिक विस्तार एवं धार्मिक क्रम हिंदू समाज में पाया जाता है। बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो है कि ये प्राकृत से लिया गया, ये गलत है, पाली से लिया गया है। ठीक, उसके बाद है कि द टर्म धम्मा प्रोपगेटेड बाय अशोका फॉर बुद्धिज्म एंड व्हेन ही अडॉप्टेड द सेम एंड स्टार्टेड प्रोपगेटिंग इट, यानी कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए धम्म शब्द का प्रचार किया गया था, उसे लागू किया गया और इसका प्रचार करना प्रारंभ किया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मली लोग समझ सकते हैं कि धम्म बेसिकली बौद्ध धर्म से जुड़ा रहा होगा, ये गलत है। बौद्ध धर्म से जुड़ा नहीं था धम्म। धम्म उस समय की जितनी भी विचारधाराएं, जितने भी मत, जितने भी विचार, जितने भी फेथ चलते थे उस समय, अशोक के समय में, सभी की अच्छी बातों का समावेश करके एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अशोक ने बनाया था धम्म के रूप में। उसमें उस समय के प्रचलित सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया गया था और जनरल पब्लिक से अशोका का आह्वान था कि लोग ऐसे ही कह सकते हैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाएं। तो ये बौद्ध धर्म के लिए धम्म शब्द का प्रचार नहीं किया गया था, ये सभी उस समय के प्रचलित धर्मों की अच्छी बातों को लिए हुए था। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। हरियाणा पीसीएस का एक इंटरेस्टिंग सवाल था। धम्म की परिभाषा कहाँ पे गिवन है? धम्म की परिभाषा अशोक के 2 और 7वें स्तंभ शिलालेख में गिवन है। 2nd और 7th पिलर इंस्क्रिप्शन में धम्म की परिभाषा गिवन है। धम्म में क्या चीज़ें बताई गई? मनुष्यों की हत्या न करना, संपत्तियों को विनाश न करना, माता पिता बड़ों की सेवा करना और उनका सम्मान करना, गुरुओं और शिक्षकों का सम्मान करना, दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, कम खर्च करना और अधिक धन संचय न करना। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ पर अशोक के धम्म की। मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता था। 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ और वर्णों का उल्लेख किया जिनको वर्ण संकर या शूद्र कहा गया है। ठीक है, यानी कि ये हाइब्रिड थे। ठीक है, वर्ण संकर विवाह से उत्पन्न ये कुछ नई जातियाँ उपजी थी मौर्य साम्राज्य में, जैसे कि निषाद, मागध, सूत, अवेग, चांडाल, ये सब वर्ण संकर बताए गए हैं। हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से वर्ण संकरों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। निषाद, मागध, सूत, वेग, चांडाल, ये सब हाइब्रिड या वर्ण संकर डिस्क्राइब किए गए हैं। सती प्रथा के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। और स्ट्रैबो ने उल्लेख किया कि पंजाब के कठ जनजातियों में सती प्रथा प्रचलित थी। मनोरंजन और आराम के कई तरीके थे, जैसे शिकार, अभिनय, जादू, नाटक, चित्रकारी मौर्य काल में प्रचलित था। नागरिक विहार यात्रा, समाज और प्रवाहन के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। प्रवाहन एक ऐसा सामाजिक समारोह होता था जिसमें लोग जुटते थे। तो प्रवाहन बेसिकली क्या होता था? प्रवाहन एक सोशल फेस्टिवल होता था। ठीक है, सोशल गैदरिंग का फेस्टिवल होता था मौर्य काल में प्रवाहन। मौर्य काल में वास्तुकला वगैरह देख लेते हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने महलों को मानव जाति की सबसे महान कृतियों में से एक बताया था। मौर्य काल में जो महल बने थे। चीनी यात्री फाहियान मौर्य काल में बने महलों को ईश्वर प्रदत्त स्मारक या मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा निर्मित स्मारक कहा था।
मौर्य साम्राज्य में महल का निर्माण वुड से होता था। एक बार पूछा गया था कि किस काल में मतलब जो महल हैं वो वुडन स्ट्रक्चर के रूप में बनाए जाते थे। मौर्य काल में वुड से बनते थे, कह सकते हैं राजा के महल। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने बताया है कि 64 प्रवेश द्वार और 570 शहर थे। ये डिस्क्राइब किया है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में। राजसी स्वतंत्र खड़े अशोक स्तंभ विश्व की धुरी का प्रतीक है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करते हैं। ये स्तंभ के बारे में कहा गया है। मुख्य रूप से धम्म के प्रचार के लिए इस स्तंभ जो है अशोक ने वो बनवाए होंगे। तो जैसे अगर पूछे कि अशोक ने इतने सारे पिलर इंस्क्रिप्शन क्यों बनवाए थे, तो धम्म के प्रचार के लिए, ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए। अशोक ने पहला स्तंभ वैशाली मतलब अशोक का पहला स्तंभ कहाँ से मिला था? वैशाली से, जिसे कोलूहा इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। स्तंभों से जुड़ी जानकारी क्या है? एक सिंह ये वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभों पर दिखाई देता है। वन लॉयन हाथी जो है ये कहाँ से मिला है? संकिसा से। एक हाथी रामपुरवा स्तंभों पर बैल पाया गया है, और 4 शेर सारनाथ और सांची में मिले हैं। ठीक। संचार और परिवहन के बारे में बात करें तो सड़कों और बंदरगाह महत्वपूर्ण साधन थे संचार के। उत्तरापथ पुरुषपुर या पेशावर से ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था उस समय उत्तरापथ। और मेगास्थनीज के अनुसार 1300 मील लंबी सड़क थी उत्तरापथ की। ठीक है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, और शेर शाह सूरी के शासनकाल में इस सड़क को सड़क आजम नाम से जाना जाता था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय इसे जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कहा गया था। तो उत्तरापथ का विस्तार पेशावर से ताम्रलिप्ति तक, पेशावर जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान से लेकर बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक, और दक्षिणापथ श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक ये सड़क जाती। तीसरी सड़क भृगुकक्ष यानी भरूच से मथुरा को जोड़ती थी, और चौथी प्रमुख सड़क जो है ये चंपा नगरी से शुरू होकर के कौशाम्बी तक फैली हुई थी। ठीक है, अब हमें कमेंट करके बताइए कि मौर्य काल में जो एग्रोमोनोई नामक अधिकारी था, एग्रोमोनोई नामक अधिकारी, इसका बेसिकली काम क्या था? यह कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। मौर्य काल की गुफाओं के बारे में बात कर लें तो चट्टानों को काट करके गुफाएं बनाई गई थी, और गुफा वास्तुकला की शुरुआत मौर्य काल में हुई थी। बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों में कई गुफाएं, और कई गुफाएं जो है अशोक और दशरथ ने बनवाई है। गुफाएं बहुत अधिक भव्य नहीं बनी है, लेकिन इनका अंदरूनी भाग अच्छी तरीके से पॉलिश किया हुआ है। एकमात्र मूर्तिकला अलंकरण का उदाहरण लोमस ऋषि की गुफा के नाम से जाने जाने वाली गुफा के द्वार पर उभरी हुई नक्काशी है। मतलब गुफा में अलंकरण केवल लोमस ऋषि वाली गुफा में किया गया है, जो मौर्य काल से संबंधित है। ये गुफाएं अशोक और दशरथ द्वारा आजीवक धर्म के लोगों को समर्पित की गई थी। मतलब आजीवक धर्म के जो कह सकते हैं मानने वाले थे, उनको ये गुफा दान की थी अशोक और दशरथ ने। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी मौर्य काल में, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एक वर्ष में 3 बार फसलों का उल्लेख किया गया है कौटिल्य के द्वारा, जबकि मेगास्थनीज ने कहा है कि एक वर्ष में 2 फसल उगाई जाती थी। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। इन तीनों को एक साथ वर्ता नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के दौरान ही भारत में कृषि की ओर संक्रमण पूरा हुआ था, और कृषि लोगों की आधारभूत गतिविधि बन गई थी। मतलब महाजनपद काल से शुरुआत हो गई थी, लेकिन मौर्य काल में आधारभूत गतिविधि कृषि बन गई थी। मुख्य फसल जो होती थी चावल, जौ, बाजरा, गेहूं थी। गन्ना, फल और सब्जियों का भी उल्लेख मिलता है टेक्स्ट में। भारत में प्रचलित जो ड्रेनेज पैटर्न है उनको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आगे हमको रिवर्स के बारे में पढ़ना है आगे क्लासेस में। रिवर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि अगर टफ से टफ क्वेश्चन भी आर में पूछ ले तो आप उसको कर सकें। ड्रेनेज पैटर्न्स, अपवाह प्रतिरूप या अपवाह प्रणालियाँ जो हैं, इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, कैसे कैसे बनती हैं और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेंड्राइटिक, एक होता है रेडियल, एक होता है सेंट्रीपिटल, और एक होता है ट्रेलिस। 4 प्रकार के बेसिकली भारत में होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डेंड्राइटिक पैटर्न के बारे में। नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा प्रतिरूप जिसमें टहनियों वाली वृक्षों की शाखाओं के तरीके इसका स्ट्रक्चर दिखता है। मतलब एक मेन रिवर होती है, मुख्य नदी, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं इस तरीके से वृक्षों की शाखाओं जैसे फैल जाती हैं। ठीक है, जैसे पेड़ से शाखाएं निकलती हैं किनारे किनारे से, ऐसे ही ये नदी से ये शाखाएं निकलती हैं और ये हर दिशा में फैल जाती हैं। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने को मिलता है? डेंड्राइटिक पैटर्न देखने को मिलता है गंगा के मैदान में बहने वाली नदी में। जैसे कहाँ पे देखने को मिलेगा? उत्तरी मैदान की नदियों में, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऐसा पैटर्न यहाँ पे बनाती हैं। ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मेन रिवर है, और ऐसा पैटर्न बनता है, डेंड्राइटिक पैटर्न ये कहलाता है। रेडियल पैटर्न की अगर हम बात करें तो रेडियल पैटर्न जब नदियाँ किसी पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं तो रेडियल पैटर्न ही बन जाता है। जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ
इसके अन्य उदाहरण क्या है? दक्षिणी कोयल, सुवर्ण रेखा नदी। रांची नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थानीय उच्च भूमि से रेडियल जल निकासी पैटर्न को आकार दिया गया है। जैसे रांची नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो अपलैंड क्षेत्र है उससे दक्षिण कोयल निकलती है, सुवर्ण रेखा, कांची और कारो नदियाँ अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं। मतलब पहाड़ी से निकल करके नदियाँ अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं। जैसे पहाड़ी है, ये अपलैंड क्षेत्र है, ठीक है, ये प्लेट्यू हो सकता है, थोड़ा सा उच्च भूमि उठा हुआ क्षेत्र हो सकता है। यहाँ से नदी निकलती है और इस तरीके से फैल जाती है। कई बार वोल्केनो के आसपास से निकलती है, कई बार उच्च भूमि से, इस तरीके से ये फैल जाती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे सोन नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ सोन नर्मदा, इसके उदाहरण हो सकते हैं। दक्षिणी कोयल नदी, सुवर्ण रेखा, कांची, कारो नदी। इसको सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी कहा जाता है या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न भी कहा जाता है, ठीक है, रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल। इसके बाद एग्जाम्पल है आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का। ये अपवाह प्रणाली या अपवाह प्रतिरूप क्या होता है कि जब नदियां सभी दिशाओं से अपने पानी को किसी झील या अवसाद में छोड़ देती हैं। ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से नदियां आकर के एक अवसाद में यानी कि एक गड्ढे पर जो है अपना पानी इकट्ठा कर देती हैं। एक डिप्रेशन में अपना पानी इकट्ठा कर देती हैं अलग अलग दिशाओं से आकर के। तो ये होता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है मणिपुर में लोकटाक झील, इसका क्लासिक उदाहरण है। लोकटाक झील में जो नदियाँ आकर के बह जाती हैं वो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न शो करती हैं। और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बच रहा है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न इस तरीके से बनता है जब नदियाँ पैरेलल बहती हैं, नदियाँ पैरेलल वे में बहती हैं, समानांतर नदियाँ जो है समानांतर बहती हैं। आप देखेंगे कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी लगभग सेम है, समानांतर बहती हैं जब नदियाँ पैरेलल। तो ये बनता है आपका ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग की नदियाँ शो करती हैं। जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो ये वाला पैटर्न बनता है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे भाई। पहला क्वेश्चन, भीमताल, रूपकुंड, लोकटाक, पुलिकाट राज्यों में उनकी अवस्थिति के बारे में बताना है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बताइए। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित किया गया था उसके मेंबर्स कौन कौन हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछली क्लास में। पूर्वी पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूर्वी पश्चिमी घाट डिटेल में पढ़ाया 2-3 क्लास पहले, ये बताइए। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी अनाईबुड़ी है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे हैं और अविरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत हैं? 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3 या फिर 2, 3, 4। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है, ये बता चुके हैं आपको। लेटर वैदिक पीरियड जो टर्म बलि है वो क्या शो करता है? नेशनल पार्क का मिलान उस राज्य से करना है। नेशनल पार्क भी करा चुके हैं आपको, तो लिस्ट से मिलाइए कौन सा नेशनल पार्क किससे सही सुमेलित हो रहा है। अभी निम्नलिखित कार्यक्रम है, इनको कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है, ठीक है। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019 से 2029 तक। तो बताइए इसमें सही क्रम क्या होगा। उसके बाद है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन मुझे काफ़ी जरूरी प्रतीत हो रहा है आरओ के लिए। नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी निर्धनता में सबसे अधिक सुधार दर्ज किया गया था, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रजिस्टर्ड द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसके बाद ये प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ डिड नॉट सपोर्ट नॉन आर्यन थ्योरी ऑफ दलित शूद्रा आइडेंटिटी। डॉक्टर अंबेडकर डिड नॉट एक्सेप्टेड द आर्यन इनोवेशन थ्योरी। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों की भारी भरकम रिक्वेस्ट पे पेश है आपके लिए कैलेंडर। पूरा का पूरा टॉपिक तो जाहिर सी बात है नहीं बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। एक एक वीडियो में 2-2 कंसेप्ट मिला के जो भी चैप्टर का आप लोग नाम लोगे उसको क्लियर करने की पूरी अपनी कोशिश रहने वाली है। इतनी सारी रिक्वेस्ट आप लोग ने की कैलेंडर 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 की, भाई साहब दिमाग का दही हो गया और ये डिसीजन लिया गया कि इसको चलो शुरू कराते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। 18 सितंबर 1977 को संडे था, किसी की शादी हुई थी 2 लोग के बीच में। वैसे रीजनिंग के हिसाब से मेल फीमेल के बीच में ही शादी हो सकती है और रियल लाइफ में तो
समलैंगिक संबंध भी पॉसिबल है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, अर्थात 377 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। पूछा हुआ है कि अगले 15 साल में अर्थात 18/9/1992 तक ऐसे कितनी एनिवर्सरी इनकी संडे को ही पड़ेंगी, अर्थात कैलेंडर को रिपीट करने की बात हो रही है। अगर कोई आपसे कहे कि फलानी तारीख को, जैसे कि आज संडे है, तो अगर किसी और साल में भी उसी तारीख को उसी दिन संडे पड़ रहा है तो इसका मतलब जो कैलेंडर इस साल का है वही कैलेंडर उस साल का होगा, दोनों रिपीट हो जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो टेक्निक बड़ी आसान होती है। अगर आपके पास लीप ईयर दिया हो जो कि यहाँ नहीं है, तब सीधे +28 करते और जो भी रिजल्ट आता वो साल आपका वही वाला साल हो जाता जिस वक्त वो कैलेंडर रिपीट होगा। अगर ये लीप ईयर होता तभी ना, नहीं है तब क्या करोगे? तब आप सबसे पहले +11 करोगे। +11 करने के बाद आता है 1988 जो कि एक लीप ईयर है। भाई देखो, हम तो देखते ही बता देते हैं, आप लोग क्या करोगे, लीप ईयर है कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। अगर लास्ट में 2 जीरो हों तब आपको 400 से डिवाइड करके चेक कर लेना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। होता है तो ठीक, वरना नहीं है। अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं है तब आपको यही चीज़ 4 से डिवाइड करके चेक करनी है। होता है तो ठीक, नहीं तो नहीं। हमको ये क्लियर दिख रहा है कि 88 4 से कट जाएगा तो 1988 भी कट जाएगा, तो ये है। अगर लीप ईयर है तो टाइम टाइम फिश, +11 करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसको कैंसिल करके वापस सन 77 पे जाएंगे और +6 करेंगे, और +6 करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा, 1983। अब 1983 के बाद एक बार फिर से +11 करने पर हमें मिलता है 1994, जो कि एक लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, लेकिन इस तक जाना किसको है? आपको तो 92 तक ही जाना है ना। तो इसको कैंसिल करेंगे, एक बार जो रिपीट हो गया उसी को काउंट कर लेंगे। पूछा भी यही था, कितनी बार रिपीट होगा, तो एक बार। तो अभी के लिए हमको ऐसी उम्मीद है कि आपको कैलेंडर रिपीट करने वाली टेक्निक समझ में आई होगी कि लीप ईयर है तो +28 करके काम तमाम करो, लीप ईयर नहीं है तो 2 केस बनेंगे, या तो +11 या +6 वाला। पहले आप +11 ही करोगे, ऐसा नहीं है कि +6 पहले से ही करने लगोगे। और कहीं दुनियादारी कोई कुछ भी बताए, कुछ नहीं मानना है। अल्टीमेट ट्रिक और कंसेप्ट जो भी कैलेंडर रिपीट करने के लिए था, आपको हमने पूरी बात बता दी। एक और सवाल देख लो। 4 मार्च 97 को सोमवार है तो 8 मार्च 98 को कौन सा दिन होगा? 4/3/97 को मंडे है। हम सीधे बात करेंगे 4/3/98। तो देखो, अगर बीच में 29 फरवरी नहीं पड़ती है, चाहे इस साल की बात करें चाहे इस साल की, तब सीधे +1 करो, काम ख़त्म करो। अगर तारीख वही है तो बस साल चेंज हुआ है तब। तो 4/3/98 को यहाँ सीधे से ट्यूसडे हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें यार साफ दिख रहा है कि इन दोनों में से कोई लीप ईयर है ही नहीं, तो 29 फरवरी पार होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमने 29 फरवरी क्यों बोला? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक लीप ईयर होता लेकिन उसकी 29 फरवरी ही पार हो गई होती, तब क्यों फालतू में +1 और ऐड करते? जो शुरू में +1 किए थे उसी में ना काम चला लेते, जो कि यहाँ हम चलाएंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये ट्यूसडे हो चुका है। तो 4/3/98 को ट्यूसडे, 5 को वेंसडे, 6 को थर्सडे, 7 को फ्राइडे और 8 को सैटरडे। ये लो। तो कैलेंडर के आज हमने आपको 2 कंसेप्ट बताया। अगर आपको चैप्टर चेंज करना हो तो बता दीजिए, अदरवाइज इसी को कंटिन्यू करें। दूसरी ट्रिक लेके आएँ जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वो करें। जैसा आप लोग बताएंगे वैसा कर लिया जाएगा। अब साइंस के ऊपर बातें करना शुरू करते हैं। आज हम निपटाएंगे चार्ल्स और बॉयल्स के लॉ। आप किताब खोल के इक्वेशन रटते हो, उसके बाद भूल जाते हो अगले ही पल, तो वो समस्या आज से ख़त्म हो जाएगी। देखो चार्ल्स लॉ। सबसे पहले एक काम करो, इस बोतल को खाली रखो, पानी ना भरना इस पर, और सीधे फ्रीजर में लगा दो, ये हो जाएगी ठंडी। अब उसी खाली बोतल को इस गर्म पानी में डुबो दो। पानी गर्म होने की वजह से अंदर जो भी गैस भरी है ना, उसका भी टेम्परेचर हो जाएगा। और चार्ल्स भैया ने क्या बोला था? अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वो फैल जाएगी। गैस का टेम्परेचर बढ़ाओ, वो फैल जाएगी। इतनी सी बात बताई थी आपके चार्ल्स साहब ने। अब ये यहीं पे प्रूव हो जाएगा। आप ठंडी बोतल लेके आए, गर्म पानी यहाँ पे कटोरे में रखा है, इसमें डाला,
और ऊपर गुब्बारे को पैक कर दिया इसके मुंह के ऊपर, ताकि गैस यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो जाए। आप देखिएगा कि अंदर में गैस के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो एक्सपेंड करेगी, फैलेगी और इस गुब्बारे में जाके भर जाएगी और गुब्बारा जाएगा फूल। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा बर्तन रखो, उसमें रख दो आप ठंडा पानी जिसका टेम्परेचर डाउन है। अब जब इसी खाली बोतल को ठंडे पानी में आप रखोगे तो अंदर जो गैस भरी हुई है उसका भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और गैस का अगर टेम्परेचर डाउन हुआ है तो वो सिकुड़ जाएगी, उसके मॉलिक्यूल के पास की एनर्जी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, वो सिकुड़ जाएगी और इसके अंदर बैलून के जो गैस भरी हुई थी, गुब्बारा जो फूला हुआ था, वो पचक जाएगा। तो बस चार्ल्स की इतनी सी बात थी, गैस के टेम्परेचर को बढ़ाओगे, याद ये रखना कि गैस फ्री मूव नहीं करनी चाहिए, वो एक फिक्स कंटेनर में होनी चाहिए। उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ेगा, वो एक्सपेंड करेगी। अब चार्ल्स के बाद बात आती है बॉयल्स की। तो आपने देखा होगा, हमने तो खैर देखा है कि जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो आपके हाथ में जो चिप्स का पैकेट है वो फूल जाता है, ऐसा लगता है किसी ने बाहर से हवा भर दी है। और उसी चिप्स के पैकेट को आप कुछ मत करिए उसको, और प्लेन को अपने लैंड होने दीजिए, तो आप देखिएगा सारी की सारी हवा अपने से ही बाहर निकल जाएगी। ऐसा हुआ ये कि ऊपर जब आप गए तो हवा पतली है, प्रेशर कम हो गया, बाहर से कोई प्रेशर हाई नहीं है, हवा पतली है, तो इसके अंदर की जो वॉल्यूम है ना गैस की, वो बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तभी तो गैस एक्सपेंड की है और इस पैकेट को फुला दी है। वहीं अगर आपका प्लेन लैंड हो चुका है तो जाहिर सी बात है आप ज़मीन पे हो और वहाँ हवा बहुत डेंस होती है, उसका प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है, तो अगर बाहर से प्रेशर ज़्यादा है तो अंदर में जो गैस है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। बॉयल्स लॉ का ये सब कमाल होता है। आप किताब को देखना बंद करो और आसपास चीज़ें देखो। चार्ल्स लॉ वेरीफाई करना है, खाली बोतल लो, गर्म पानी में रख दो, ऊपर सील कर देना गुब्बारे या किसी और चीज़ से, वैसे आप समझ भी गए होगे। और अगर बॉयल्स की बात करें तो ये तो रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग देखते ही हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि गे ल्यूजैक लॉ जो है वो आप डेली लाइफ में देखते हो, कुकर में जब जब खाना बनाते हो, उसका एक्सप्लेनेशन उसी वीडियो में हम दे दिए, यहाँ नहीं देंगे। यहाँ हमने आपको चार्ल्स समझा दिया और बॉयल्स समझा दिया। अभी देखो बॉयल्स को थोड़ा सा और डिटेल में। आप एक खाली इंजेक्शन लो, कुछ भरना नहीं उसमें, और उसको ऐसे ही खींच दो, उसके अंदर हवा भर जाएगी। इसको 40 पे सेट कर दो, आप किसी और चीज़ पे सेट कर दो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ हम 40 ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। और नीचे इस तरह से इसको यहाँ पे बंद कर दो ताकि बाहर से कोई भी हवा, मतलब अंदर से कोई भी हवा बाहर ना आ पाए, गैस एक्सचेंज के चांसेस 0 हो जाएं। इसको यहाँ पैक कर लो 40 पे सेट करने के बाद। अब एक काम करो, इसको नीचे लेके आओ, 40 पे था, अभी इसको 20 पे लाओ। आपने किया क्या, अंदर जो वॉल्यूम है गैस की उसको आधा कर दिया। पहले 40 थी, अभी 20 हो गई, तो आधी हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। तो वॉल्यूम आधा करने पे आपके हाथ पे जो प्रेशर है वो डबल लगने लगेगा, और आपको ऐसा हाथ में फील भी होगा। जब आप इसको 20 पे सेट करोगे तो ऐसा लगेगा उंगली पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, और वो ठीक ठीक डबल है पहले वाले प्रेशर के मुकाबले, क्योंकि वॉल्यूम आपने आधी करी है। बस इतनी सी बात कहता है आपका बॉयल। क्योंकि बॉयल भाई साहब का ये कहना था, किसी फिक्स कंटेनर में जो भी गैस है उसकी अगर वॉल्यूम को जिस प्रपोर्शन में कम करोगे तो प्रेशर भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ के लगने लगेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, वॉल्यूम को आधा किया तो प्रेशर आपको डबल लगेगा और यहाँ पे फील भी होगा। मान के चलिए पहले वॉल्यूम P था, पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम कहाँ से P हो जाएगा, वो तो V होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट है P इंटू V अर्थात PV। अभी वॉल्यूम को आधा करने की वजह से वो V/2 हो गया, और प्रेशर तो 2P हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आधा करोगे तो प्रेशर डबल होगा। ऐसा बॉयल भाई साहब ने बोला था, 2 से 2 कटा, अभी भी PV है। तो PV पहले, PV अभी, तो इसका मतलब PV बराबर कांस्टेंट, और यही बॉयल्स लॉ की इक्वेशन होती है जो कि हमने आपके लिए प्रूफ कर दी। अब इसको रटना बंद करो यार, मेरी नहीं सुन रहे तो कम से कम बॉयल्स और चार्ल्स भाई साहब की तो सुनो। ये लोग इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बंद करो मेरे लॉ को रटना बंद करो। खैर इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
आप उस चैप्टर का नाम बताओ जो कि आपको रीजनिंग में चाहिए, और उस लॉ का भी या फिर उस टॉपिक का नाम बताओ जो कि हम आपके लिए सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट वीडियो में। नहीं बताओगे तो क्या हुआ, हम अपने मन से लेके चले आएंगे।